व्हाट डू मीन बाय डिमांड शेड्यूल? बच्चों डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं? डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल मतलब होता है बच्चों टेबल। टेबल के मदद से किसी चीज़ को बताना। जब आप किसी भी चीज़ को टेबल के मदद से बताओगे तो उसे कहोगे डिमांड शेड्यूल। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। जब हम लोग प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को टेबल में दिखाते हैं, टेबल्स के ऊपर दिखाते हैं, तो उसे कहते हैं डिमांड शेड्यूल। बेटा डिमांड शेड्यूल इट शो द डिफरेंट क्वांटिटी। ध्यान से देखना, डिमांड शेड्यूल में हम डिफरेंट क्वांटिटी को दिखाते हैं, एक सामान की डिफरेंट क्वांटिटी को दिखाते हैं जिसे कंज्यूमर कैन बाई, जिसे कंज्यूमर खरीदता है डिफरेंट पॉसिबल प्राइस में, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस में। अब देखो जैसा हम लोग दिखा रहे डिमांड शेड्यूल कैसे बनेगा। ये है प्राइस 5 4 3 2। प्राइस घट रही है तो क्वांटिटी बढ़ रही है। तो बच्चे इस टेबल में मैंने लॉ ऑफ डिमांड को ही दिखा दिया। यहाँ प्राइस लगातार घट रही है और क्वांटिटी लगातार बढ़ रही है। बेटा इस टेबल को हम लोग कहते हैं डिमांड शेड्यूल, और ये एक कंज्यूमर का है, इसे कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो आज के बाद अगर कभी भी आपसे पूछे डिमांड शेड्यूल क्या है, तो आप बोलोगे सर टेबुलर प्रेजेंटेशन, मतलब जब हम टेबल में दिखाते हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को तो उसे हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। लेकिन डिमांड शेड्यूल जो है वो डिफरेंट क्वांटिटी बताती है, एक सामान की डिफरेंट क्वांटिटी बताती है जिसे कंज्यूमर डिफरेंट प्राइस में खरीद सकती है। जैसे यहाँ डिमांड शेड्यूल मैंने बनाया है, प्राइस 5 4 3 2, प्राइस घट रही है और क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है 10 15 20 और 25। इसके बाद है हाउ कैन द मार्केट डिमांड शेड्यूल बी ऑब्टेन फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। आपसे बता रहा है कि आप मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे बनाएंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से। तो बच्चों सबसे पहली बात है मार्केट में कंज्यूमर एक से ज़्यादा होती है। मार्केट में ए भी जाता है बी भी जाता है, तो दोनों कंज्यूमर को अगर हम जोड़ दें तो मार्केट डिमांड शेड्यूल निकल जाएंगी। तो देखिए कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन पकड़ लीजिए, हाउ कैन। अच्छा ये क्वेश्चन हम लोग की एग्जाम में 2 बार आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंस है ये वाला। Market demand schedule is obtained by horizontal summation of individual demand schedule। बच्चों मार्केट डिमांड शेड्यूल को हम लोग पता लगा सकते हैं बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जो डिमांड शेड्यूल होगा बच्चों उसका हॉरिजॉन्टल समेशन, उस सबको जोड़ने से हम लोग को डिमांड शेड्यूल मिल जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो बच्चों मार्केट डिमांड शेड्यूल इज ऑब्टेन, हम लोग मार्केट डिमांड शेड्यूल को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का समेशन करके उसे जोड़ने से हमें मार्केट डिमांड शेड्यूल मिल जाएगा। कैसे, थोड़ा देखिए इधर। देखिए हमारे सामने सबसे पहले देखिए ये प्राइस है 5 4 3 2। ये है कंज्यूमर ए का डिमांड जिसे मैंने कॉलम 1 कहा। ये है कंज्यूमर बी का डिमांड जिसे मैंने कॉलम 2 कहा। कंज्यूमर ए प्राइस घट रही है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। यहाँ बी का भी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन दोनों का कैपेसिटी अलग अलग है, इसलिए क्वांटिटी में चेंजिंग हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ए जो खरीदेगा बी भी वही खरीदेगा। हर कंज्यूमर अपने अपने लेवल इनकम के हिसाब से खरीदते हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है, यहाँ पर प्राइस क्या है,
यहाँ पर प्राइस जो है वो लगातार घट रही है, इसलिए ए का भी डिमांड बढ़ रहा और बी का भी डिमांड बढ़ रहा। जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसे देखिए 10 और 10 मैंने जोड़ा 20, 15 12 27, 20 16 36 25 और 20 आपका हो गया 45। तो बच्चा मार्केट डिमांड शेड्यूल किसके मदद से निकालते हैं? कंज्यूमर के जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होते हैं, जब वो दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। बच्चा एग्जाम में ही बहुत ज़्यादा देता है कि मार्केट डिमांड शेड्यूल आप कैसे तैयार करते हो, तो यहाँ मैंने बता दिया है कि मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है ये बनाई जाती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को जोड़कर, मतलब उनकी समेशन को लेकर। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिएगा। बच्चों व्हाट इज इनकम इफेक्ट? यह क्वेश्चन अक्सर एक मार्क्स में हम लोग से पूछता है कि सर इनकम इफेक्ट क्या होता है। तो बच्चों इसकी आंसर के बारे में थोड़ा जानने से पहले आप एक चीज देख लीजिए, इनकम इफेक्ट क्या है। बच्चों अगर हम इनकम इफेक्ट की बात करेंगे तो हम लोग सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। सपोज करो सामान के दाम है 10 रुपया और हम 2 केजी सामान खरीदते हैं 20 रुपए, यानी कि मेरा खर्चा 20 रुपए हो रहा, ये मेरा इनकम है, मनी इनकम। मनी इनकम है 20 रुपए। अचानक प्राइस 8 रुपए हो गया और अगर हम 2 केजी खरीद रहे तो बच्चों 8 दूनी 16। तो बच्चों यहाँ हम 16 रुपए में 2 किलो खरीद रहे हैं। तो बच्चों 20 के मुकाबले मेरे पास रुपए बच गया कितना? 4 रुपए। तो 4 रुपए मेरा जो सेव हुआ बच्चों, ये 4 रुपए मेरा कहलाएगा रियल इनकम। ये 4 रुपया मेरा कहलाएगा रियल इनकम। इसी रियल इनकम के मदद से हम अपनी केजी को बढ़ा सकते हैं। हम अपनी केजी को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो जहाँ 10 रुपए में 2 किलो खरीद रहे थे, 8 रुपए होने पे अगर हम 2 किलो ही खरीदे तो मेरा बचता है 4 रुपए। तो ये 4 रुपया बढ़ने से मेरा रियल इनकम बढ़ जाती है। तो मैं उसी रुपए से अगर खरीदना चाहूँ तो मुझे प्लस और कितनी हो जाएंगी, और मुझे 0.5 केजी मिल जाएगा, यानी कि 2.5 केजी। तो बच्चों एक चीज़ देखिए, प्राइस कम होने से उसकी डिमांड अगर बढ़ रही है तो उसके पीछे एक काम कर रहा है रियल इनकम। रियल इनकम उसके पीछे काम कर रहा है, क्योंकि अगर प्राइस कम होती है और आप अपनी उसी केजी को बरकरार रखते हैं तो आप कितना रुपया बचा ले रहे? 4 रुपया। तो अगर आपकी 4 रुपया बच रही है तो आपकी उस इनकम में काउंट होगी जिसका नाम होगा रियल मनी इनकम, और इसी इनकम से आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। तो बच्चों मेरा एक चीज़ मैंने यहाँ पर क्लियर करना चाहा कि इनकम इफेक्ट में हम क्या देख रहे हैं कि ये प्राइस है। अगर प्राइस फॉल हो जाए तो कंज्यूमर की रियल इनकम क्या होगी? बढ़ जाएंगी। अगर उनकी रियल इनकम बढ़ेगी तो जाहिर है उनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएंगी। वाइस वर्सा, अगर उसकी प्राइस कम हो जाए, प्राइस कम हो जाए तो इनकम क्या होगी? अगर प्राइस कम हो जाए, सॉरी, प्राइस अगर बढ़ जाए तो इनकम क्या होगी? इनकम कम होगी। इनकम कम होगी तो डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि प्राइस का रिलेशन इनकम के साथ उल्टा है। और ये हम किस इनकम की बात कर रहे हैं? यह हम बात कर रहे हैं बच्चों आपका जाके रियल इनकम, मनी इनकम की बात नहीं कर रहे। तो आप एक काम करिए, आइए आप सॉल्यूशन के तरफ देखिए। इनकम इफेक्ट मैंने लिखा क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन परचेजिंग पावर। यहाँ जो है डिमांड जो है कमोडिटी का अगर चेंज हो रहा है तो उसका वजह है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब यह है रियल इनकम इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। ये सिंपल डिफिनेशन है बच्चों।
कि अगर क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, अगर एक कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांड अगर चेंज हो रहा ड्यू टू चेंज इन परचेजिंग पावर, यानी कि रियल इनकम इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स द रियल इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इंक्रीज, एज ए रिजल्ट द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज। Similarly, when the price of a commodity increase, the real income of a consumer falls. That result is that the quantity demand of a commodity also fall. इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन मैंने सिंपल में लिख दिया कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन परचेजिंग पावर, दैट मीन्स द रियल इनकम इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। दूसरा डिफिनेशन मैंने दिया है, इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन द रियल इनकम ऑफ ए कंज्यूमर चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। देखो यहाँ पे और एक मैंने डिफिनेशन दिया, इफेक्ट ऑन डिमांड, डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है व्हेन द रियल इनकम ऑफ ए कंज्यूमर चेंज, जब कंज्यूमर का रियल इनकम चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि इफेक्ट ऑन डिमांड मतलब डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है कब, जब रियल इनकम जो है कंज्यूमर का चेंज हो रहा, और रियल इनकम चेंज हो रहा उसका वजह कौन है, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। तो दोनों डिफिनेशन है, जो अच्छा लगे आप उसे एग्जाम में लिख दीजिएगा। अब आते हैं आपका जाके सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में आपको जानना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है क्या। चलिए बात करते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट की। मतलब सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पड़ी हमारे सामने है टी और है कॉफी, तो एक कंज्यूमर के पास ऑप्शन है, या तो वो टी से कॉफी में जा सकता है या वो कॉफी से कहाँ जा सकता है, टी में। लेकिन कंज्यूमर रैशनल होता है, वो सिचुएशन देखकर अपने को चेंज करता है। अगर उसको लगता है कि टी बहुत महंगा है तो वो कॉफ़ी की तरफ जाता है, अगर उसको लगता है कॉफ़ी बहुत महंगा है तो वो टी की तरफ जाता है। तो जब कंज्यूमर के पास ऑप्शन हो कि जब वो एक गुड्स से दूसरे गुड्स में जा सकता है तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि कंज्यूमर कब टी को छोड़कर कॉफ़ी के पास जाएगा और कब कॉफ़ी को छोड़कर टी के पास जाएगा, वो डिपेंड करता है कंज्यूमर के सेंटिमेंटल के ऊपर। कंज्यूमर को लगता है कि टी बहुत ही महंगा है तो वो कॉफ़ी की तरफ चल जाता, और कॉफ़ी वाले को अगर लगता है कि कॉफ़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो वो टी वाले के पास जाता है। अब चलिए हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। Substitute effect means change in the price of a substitute goods। बेटा सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज होना। अब वो चेंज हो सकता है टी या कॉफ़ी में, तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट मीन्स द चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में अगर इफेक्ट चेंज होता है तो उसका इफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर, डिमांड फॉर अनदर गुड्स, दूसरे गुड्स के डिमांड के ऊपर पड़ता है। बात समझने की कोशिश कीजिए। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का मतलब होता है चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जो हमारे मार्केट में सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अगर उसकी प्राइस में चेंज हो रही है तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर, दूसरे गुड्स के डिमांड के ऊपर पड़ता है, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। थोड़ा सा देखिए, टी कॉफ़ी के अलावा जैसे मान लीजिए ये हमारी टी है और ये हमारी कॉफ़ी है। मैंने मान लिया कि टी का प्राइस कांस्टेंट है, टी के प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, लेकिन कॉफ़ी का प्राइस चेंज हो रहा। मान लो टी में 10 कंज्यूमर था, टी में 10 कंज्यूमर है, टी में 10 कंज्यूमर है। ये मैंने मान लिया कि टी पीने वाले 10-10 हैं और प्राइस है जब 100 रुपये तब कंज्यूमर है 10।
अचानक प्राइस हो गया 120, कंज्यूमर की संख्या हो गई 8। तो यहाँ पर कॉफ़ी में प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर घट गया कितना, 8। तो जाहिर है जो 2 कंज्यूमर वो किधर मूव किया, टी के ऊपर। तो अब जो है टी का कंज्यूमर हो गया 12। मान लीजिए इसी तरीके से इसकी प्राइस हो गई 160, तो इसकी कंज्यूमर की संख्या हो गई 5। तो 10 में से यहाँ 5 हो गया, यानी कि 8 में 5 कितना घटा, 3। तो पहले से ही 12 था और प्लस कितना आ गया, 3। तो आप क्या देख रहे हैं कि कॉफ़ी की प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी पीने वाले जो है वो बेचारे मूव कर रहे किसके तरफ, टी के तरफ। तो आप क्या देख रहे हैं, प्राइस चेंज ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। प्राइस अगर चेंज हो रहा सब्स्टिट्यूट गुड्स का तो इफेक्ट डालना वो डिमांड ऑफ अनदर गुड्स, किसके ऊपर इफेक्ट डालना, टी के ऊपर। अब देखिए मैंने वही बात यहाँ पर लिखा है, देखिए सब्स्टिट्यूट इफेक्ट मीन्स द चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर बेटा प्राइस चेंज होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का तो वो इफेक्ट डालता है डिमांड के ऊपर, किसके डिमांड के ऊपर, अनदर गुड्स। अब आते हैं बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। बच्चों व्हाट डू मीन बाय इंफीरियर गुड। बच्चों इंफीरियर गुड्स किसको बोलते हैं, बच्चों इंफीरियर गुड उसको बोलते हैं जिसको कंजम्पशन करते हैं बेटे पुअर क्लास लोग। पुअर क्लास लोग बोलने का मतलब है जिनकी बेटा इनकम बहुत ही कम होती है, वो इस तरह के गुड्स को यूज करते हैं। जनरली इंफीरियर गुड्स में बहुत से गुड्स आ सकते हैं जो आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, जो टेक्नोलॉजी के बाहर चले जाते हैं, जिनको गरीब तबके के लोग यूज करते हैं। जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी, हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं जो एंड्रॉयड नहीं है, सिंपल मोबाइल यूज कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट 500-600 है, वो पुअर क्लास के लेवल में चली जाती है, उसे हम कहते हैं इंफीरियर गुड्स। लेकिन बच्चों जो पुअर क्लास होते हैं उनकी आप जानते हैं ख्वाहिश क्या होती है, जब उनकी इनकम बढ़ती है तब क्या वो ब्लैक एंड वाइट टीवी यूज करेंगे, नहीं, तब वो ब्लैक एंड वाइट को छोड़कर कलर टीवी की तरफ जाएंगे। जैसे हम लोग, मान लो हम लोग पुअर क्लास लोग हैं, हम लोग की इनकम लो है, तो हम लोग 4G 5G वाली मोबाइल यूज नहीं करेंगे। हम लोग सिंपल एक मोबाइल ले रहे हैं जिसकी कीमत 500 है, वो एंड्रॉयड नहीं है क्योंकि हमारे पास इनकम नहीं है। लेकिन सडनली अगर इनकम बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे, तब हम ऑटोमेटिक चले जाएंगे 4G 5G मोबाइल के तरफ। तो इसे कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। तो बच्चों इन्फीरियर गुड्स किसे कहते हैं, इन्फीरियर गुड आर दोज गुड्स, इन्फीरियर गुड्स उस गुड्स को बोलते हैं विच डिमांड फॉल। देखिए जिसकी डिमांड कम हो जाती है, कब, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ने लगती है तब। जब जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी ना बेटा, तब ऐसे गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, वाइस वर्सा, ऐसे गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। यानी कि ये उस गुड्स को छोड़कर हाई क्वालिटी वाले गुड्स के तरफ चले जाते हैं, जिसके चलते इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कम हो जाता है। तो बच्चों इन्फीरियर गुड्स कौन गुड्स होती है, तो आप बोलोगे सर वो इस तरह के गुड्स हैं जिसकी डिमांड हमेशा कम हो जाती है, हमेशा इसकी डिमांड कम हो जाएंगी जैसे ही कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा। तो एक नंबर में बहुत ज़्यादा पूछता है बेटा, व्हाट इज इन्फीरियर गुड्स। एक वर्ड में कह देना कि सर वो गुड्स जिनकी डिमांड हमेशा मार्केट में कम हो जाती है जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ने लगती है। अच्छा बच्चों कभी कभी बोलता है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इन्फीरियर गुड्स। तो बच्चों मैं यहाँ एग्जाम्पल भी लिख दे रहा हूँ। पुराना एग्जाम्पल है बेटा ज्वार और बाजरा। ये दो नाम जरूर याद रखो। ऐसे तुम ब्लैक एंड वाइट टीवी भी लिख सकते हो, विदाउट एंड्रॉयड मोबाइल सिंपल। तो ये बहुत ज़्यादा वर्ड यूज होता है ज्वार एंड बाजरा। कभी कभी बोलेगा एग्जाम्पल दो इन्फीरियर गुड्स का, तो आप तुरंत कह दोगे ज्वार एंड बाजरा।
अब बच्चों हम लोग आते हैं नॉर्मल गुड्स। बच्चों नॉर्मल गुड्स उसको बोलते हैं जिसको हम लोग डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हैं। जैसे इनकम बढ़ता है बच्चों हमारी खिंचाव इस गुड्स की तरफ हो जाती है। और ये टेक्नोलॉजी वाली गुड्स है जो फैशन के अंदर है। जो गुड्स फैशन के अंदर रहता है बेटा वो नॉर्मल गुड्स है। जैसे हमारी अभी मोबाइल है लेटेस्ट वाली एंड्रॉयड वाली, तो एंड्रॉयड नॉर्मल गुड्स है। हर लोगों का इनकम बढ़ता है तो वो सोचता है हाई रैंक का मोबाइल हम ले जिसकी थोड़ी फीचर क्या हो, अच्छी हो। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ता है बेटा ये गुड्स का डिमांड बढ़ता है। इन्फेरियर का उल्टा है। इन्फेरियर क्या बता रहा, डिमांड कम हो जाएगी अगर इनकम घटे, इनकम बढ़ेगा। और ये कहता नहीं इनकम भी बढ़ेगा तो इसका डिमांड भी बढ़ेगा। तो देखिए नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच डिमांड increase with increase in income. Normal goods are those goods which demand increase with increase in income and demand fall with fall in the income of a consumer. क्लियर बता रहा बच्चों, इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रहा, इनकम घट रहा तो डिमांड भी घट रहा। ऐसे गुड्स को नॉर्मल गुड्स कहोगे। ये भी अक्सर एक नंबर में पूछी जाती है। अब आगे चल रहा हूं बच्चों। अब क्वेश्चन पूछ रहा व्हाट डू मीन बाय चेंज इन डिमांड। आपको ये बताना है चेंज इन डिमांड किसे कहते हैं। बच्चों चेंज इन डिमांड किसे कहते हैं इसको जानने के लिए आपको एक बात पे ध्यान देना होगा कि डिमांड अगर चेंज होता है तो उसके पीछे रीजन बहुत है। चेंज इन डिमांड बच्चों अगर हम डिमांड चेंज की बात करें तो हम स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि अगर डिमांड चेंज हो रहा है तो चेंज होने को दो तरीके से देखा जाता है। एक तो वजह प्राइस रखा गया है और दूसरा है बच्चों प्राइस को छोड़कर इनकम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, इसके अलावा ऑर्डर्स भी है। तो बच्चों डिमांड जो चेंज होता है खाली प्राइस नहीं होती है, ऑर्डर चीज भी होती है। जब किसी भी सामान का डिमांड अगर चेंज हो रहा प्राइस के चलते वो अलग है और यहाँ प्राइस को छोड़कर कोई और है। जब डिमांड चेंज हो प्राइस को छोड़कर ड्यू टू अदर फैक्टर इसे ही कहते हैं बच्चों चेंज इन डिमांड। इसे ही कहते हैं चेंज इन डिमांड। और बच्चों प्राइस के चलते अगर चेंज होता है तो इसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो बच्चों डिमांड अगर चेंज हो रहा है तो उसका वजह दो है, प्राइस भी है और ऑर्डर्स भी है। प्राइस को छोड़कर इन सभी रीजन के चलते अगर डिमांड चेंज होता है तो चेंज इन डिमांड, और प्राइस की वजह से चेंज होगा तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चलिए देखते हैं व्हाट डू मीन बाय चेंज इन डिमांड। बच्चों अच्छा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो मैं लिख दे रहा हूं व्हाट डू यू मीन बाय change in demand। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चेंज इन डिमांड रिफर टू change in quantity demand due to change in other factor, very important, due to change in other factors अदर देन प्राइस ऑफ गुड्स। अदर देन का मतलब है प्राइस ऑफ गुड्स को छोड़कर। तो चेंज इन डिमांड रिफर टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन डिमांड का मतलब है क्वांटिटी का चेंज होना ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर के वजह से, अदर देन प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स के प्राइस को छोड़कर। यहाँ मैंने क्लियर कहा कि सर यहाँ अदर फैक्टर का मतलब है इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ETC।
अब हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और वो है व्हाट डू मीन बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किसे कहते हैं? तो बच्चों चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब है प्राइस के वजह से चेंज होना। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड refer to the demand of a commodity change, refer to the demand of a commodity change due to the change in price of a commodity only. ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यहां सिर्फ अगर चेंज हो रहा है तो कौन हो रहा है? प्राइस। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिवन गुड्स एंड इन्फेरियर गुड्स। बच्चों गिवन गुड्स और इन्फेरियर गुड्स में क्या डिफरेंट है? बच्चों गिवन गुड हैव एन नो क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स। याद रखिएगा गिवन गुड्स का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होता, जबकि इन्फेरियर गुड्स का हैव ए सब्स्टिट्यूट गुड्स। यानी कि गिवन गुड्स का मार्केट में किसी भी तरह का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है, जबकि इन्फेरियर गुड्स का क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स है। नंबर 2, द पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट इज हाई। यानी कि गिवन गुड्स में कंज्यूमर बहुत ज़्यादा खर्चा करता है बेटा। द पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट इज हाई, इसीलिए इसका इनकम इफेक्ट भी हाई होता है। लेकिन बेटा द पोर्शन ऑफ इनकम ऑफ स्पेंट इज लो। इन्फेरियर गुड्स में लोग अपनी इनकम कम खर्चा करते हैं, इसलिए इसकी इनकम इफेक्ट होती है लो। तो आई होप बच्चों इस सबको आप नोट कर लेना। ये सब 2 मार्क्स की क्वेश्चन है, 1 मार्क्स की क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंस है आएगा। बाय बच्चों।